Hello and good evening to everyone. Welcome to Perfection IS YouTube channel. Today we are going to see an article written in the editorial section of the Hindu newspaper. And this article is not just important from the perspective of your exams, but it also impacts our day-to-day life. तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इस आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस आर्टिकल में क्या बात कही गई है। तो आर्टिकल का टाइटल है रीअश्योरिंग रिजॉल्व ऑन द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मूव। मतलब यहाँ पे एमपीसी से रिलेटेड कुछ जिक्र है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, प्लस इसमें एमपीसी की कुछ चिंताओं के बारे में बात करी गई है और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी की कुछ चिंताओं के बारे में इस पूरे आर्टिकल में लिखा गया है। मतलब इस इकोनॉमी से रिलेटेड यह पूरा आर्टिकल है, तो हम इसकी तरफ देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग आर्टिकल को पूरा स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस पूरे आर्टिकल का एक मेन कीवर्ड देखेंगे जो कि इस आर्टिकल में बार बार यूज होगा, और वह मेन कीवर्ड है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। इसके बारे में एक बार हम इसको देख लेते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी अपने करंट अफेयर्स की क्लास में मैं जिक्र कर चुका हूँ, इसको आप देख लेना जाके। एक बार हम लोग शॉर्टली देख लेते हैं एमपीसी के बारे में। तो व्हाट इज एमपीसी? इट इज अ 6 मेंबर बॉडी। क्या है ये? यह एक 6 मेंबर की बॉडी है जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके जो चेयरमैन हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर। एमपीसी को स्टैब्लिश कब करा गया था? इसको स्टैब्लिश करा गया 2016 में, फाइनेंस एक्ट लाके और आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके। इतना समझ में आ गया। अब एमपीसी का काम क्या है? एमपीसी का काम है इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना। क्या करना? इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना। और इन्फ्लेशन टारगेट करके कितना रखना है? इसको रखना है 4 ± 2%। अब इससे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यही पूरे आर्टिकल में ये चीज़ें यूज होने वाली हैं। इन्फ्लेशन को कितना टारगेट करके रखना है एमपीसी का काम? 4 ± 2%। और ये सारी जो कमेटी है और ये इन्फ्लेशन रेट है, इन सब की रिकमेंडेशन किसने दी थी? ये रिकमेंडेशन दी थी उर्जित पटेल कमेटी ने। किसने? उर्जित पटेल कमेटी ने। जिसे कब बनाया गया था? उर्जित पटेल कमेटी कब बनाया गया था? इसे बनाया गया था 2013 में, और इनकी रिकमेंडेशन आई 2014 में, और 2016 में फाइनेंस एक्ट लाने के बाद, आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करने के बाद एमपीसी हमने बनाया, और एमपीसी का काम बताया कि आपको इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। एमपीसी इन्फ्लेशन को टारगेट कैसे करती? रेपो रेट यूज करके और दूसरे अलग अलग टाइप के बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट यूज करके ये लोग टारगेट करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ अपने करंट अफेयर्स की क्लास में। अब हम लोग इस आर्टिकल को स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल का टाइटल है रीअश्योरिंग रिजॉल्व ऑन द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मूव। तो एमपीसी के बारे में आपको बता चुका हूँ। टाइटल क्या है? सब टाइटल क्या है? ग्रोथ कैन ओनली बी टीनस इफ रिटेल इन्फ्लेशन इज अनचेक्ड। अब यहाँ पे टीनस की बात हुई। टीनस मतलब ये अनसर्टेन रहेगा अगर रिटेल इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल नहीं किया। रिटेल इन्फ्लेशन को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो जो हमारा ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होने वाला है, बहुत ज़्यादा टीनस होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल और अनसर्टेन होने वाला है। मतलब ग्रोथ का कुछ फायदा नहीं है अगर हम लोगों ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है महंगाई। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि महंगाई मतलब कि आज जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिलने वाली है, हो सकता है अगले साल आप उसको 110 रुपये ले, 110 रुपये दे के आप वही सारी चीज़ें खरीद पाए। मतलब जो आपकी करेंसी है उसकी वैल्यू अब घट चुकी है, उसे ही क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, मतलब एक सर्टेन अमाउंट तक, एक सर्टेन रेट तक, तो इन्फ्लेशन सही रहता है। मतलब एक सर्टेन रेट अराउंड 4% तक तो समझ लीजिए सही है। पर 10% हो गया, 12% हो गया, तो उससे जो हमारे जेब है उस पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब जो भी हमारी सेविंग्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही है इस पूरे का आर्टिकल, रीअश्योरिंग रिजॉल्व ऑन द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मूव। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब हम आर्टिकल को स्टार्ट करें। आर्टिकल को मैंने पैरा बाय पैरा में ब्रेक किया है और उसको शॉर्ट फॉर्म में, पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्म में लिख दिया। मैं पॉइंट्स को पढ़ूंगा और हम लोग इस पूरे आर्टिकल को इसी तरीके से समझते हुए कवर करेंगे। तो आरबीआई एमपीसी हैज फॉर द 9th स्टेट मीटिंग चूजन टू कीप बेंचमार्क इन्फ्लेशन रेट अनचेंज्ड। बेंचमार्क इन्फ्लेशन रेट क्या है? यह है स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट। इट इज द स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट। इसको अनचेंज छोड़ दिया। अब कितना छोड़ा है, ज्यादा छोड़ा है कि कम छोड़ा है, वो हम बाद में देखेंगे। इसमें क्या बात कही गई है? एमपीसी फॉर द 9th स्टेट मीटिंग। 9th स्टेट मीटिंग मतलब एमपीसी की कुछ मीटिंग्स भी होती है, जिसके बारे में आपको अपनी करंट अफेयर्स क्लास में बता चुका हूँ कि इसको मिनिमम 4 बार मीटिंग तो करनी है हर साल में, हर फाइनेंशियल ईयर में। पर जनरली कितनी कर रहा है आरबीआई? 6 मीटिंग तो करता ही है ये
हर साल में, मतलब हर 2 महीने बाद एक बार मीटिंग कर लेते हैं। एमपीसी में कितने मेंबर्स है? 6 मेंबर्स है। तो इसमें यही कहा गया है कि आरबीआई एमपीसी हैज फॉर द 9th स्टेट मीटिंग चूजन टू कीप बेंचमार्क इन्फ्लेशन रेट अनचेंज, मतलब बेंचमार्क इन्फ्लेशन रेट जो स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट है इसको अनचेंज छोड़ दिया है। अब कितना छोड़ा है, ज़्यादा छोड़ा है कि कम छोड़ा है, वो हम आगे देखेंगे। आरबीआई इज बैटलिंग अगेंस्ट रिटेल इन्फ्लेशन। व्हाट इज रिटेल इन्फ्लेशन? इट इज सीपीआई इन्फ्लेशन, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो इन्फ्लेशन हो रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसे कहते हैं क्या? रिटेल इन्फ्लेशन। और सीपीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, अब सीपीआई है क्या? सीपीआई एक तरीके का बास्केट है जिसमें अलग अलग ग्रुप में चीज़ों को ग्रुप करके रखा गया है। उसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है फूड का ग्रुप। किसका ग्रुप है? वो फूड का ग्रुप, और इसका वेटेज है अराउंड 46%। मतलब 46% चीज़ को सीपीआई का 46% क्या है? फूड वाला बास्केट। ठीक है, तो आरबीआई इज बैटलिंग अगेंस्ट रिटेल इन्फ्लेशन एज इट इज कॉन्टिन्यूसली अबव द डिजायर्ड टारगेट ऑफ 4% ऑफ आरबीआई। अब मैंने क्या बताया था कि आरबीआई को टारगेट कितना करना है? 4% को, और ये कई सालों से, मतलब अराउंड 57 मंथ से ये लगातार 4% से ऊपर ही रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम लोग टारगेट अच्छी तरीके से कर नहीं पा रहे, इस पॉइंट पे ये कहा गया है। इट इज अंडरमाइनिंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, और इसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर्स का वो भी काफी ज्यादा, मतलब उनका घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि सीपीआई का इन्फ्लेशन हमेशा ज्यादा रहेगा, मतलब फूड में भी इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन मतलब फूड तो हम लोग डेली यूज करते हैं, मतलब डेली सबको खाना तो है ही, और जब उसमें इन्फ्लेशन रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारे डेली का जो बजट है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, लोगों के जो मंथली बजट है उस पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, इन्फ्लेटेड फूड प्राइसेस पोजेस प्रेशर ऑन हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड ऑल्सो टू ब्रॉडर मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी। अब इसमें जो हमारे शक्तिकांता दास जी हैं, ये कहते हैं, ये अपनी एक चिंता जाहिर करते हैं कि इसकी वजह से हाउस होल्ड इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही है। हाउस होल्ड इन्फ्लेशन मतलब जो हाउस होल्ड का जो बजट है, जैसे कि आपने एक महीने का बजट सोच रखा है कि हम लोग खाने पीने में इतने रुपए खर्च हो जाते हैं, पर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो आपने सोचा था वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर तो असर पड़ ही रहा है, और इसकी वजह से एमपीसी की क्रेडिबिलिटी भी घटती है, मॉनेटरी पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी भी घटती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी कैसे घटेगी वो हम देखते हैं। अब एमपीसी का मेन काम क्या है? एमपीसी का मेन काम था इनको टारगेट करना, मतलब इन्फ्लेशन को टारगेट करना इसका मेन काम है। अब इन्फ्लेशन को टारगेट कैसे करेगा ये? फूड को टारगेट करके, फूड एंड फ्यूल को टारगेट करके, और ये नॉन फूड को टारगेट करके। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो आरबीआई है, वो नॉन फूड को तो अच्छी तरीके से टारगेट कर ले रही है, बट फूड को टारगेट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी अलग चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सीजन, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, और बाहर की जियो पॉलिटिक्स क्या चल रही है, जो हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पे जियो पॉलिटिक्स क्या चल रही है, तो उन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। तो फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। तो वही बात कही जा रही है कि जब फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन दोनों को मिला के हमें कितना रखना है? 4% के आसपास, इतना हमें रखना है। तो इस पे इंपैक्ट होता है, इसे कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज इक्वल टू, आगे हम लोग ये कीवर्ड भी यूज करने वाले हैं इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। हेडलाइन इन्फ्लेशन कितना है, क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन प्लस फूड प्लस फ्यूल इन्फ्लेशन। फूड प्लस फ्यूल क्यों? क्योंकि फूड और फ्यूल में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन और भी चीज़ों से इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे सीजन की वजह से इंपैक्ट होता है, कभी मानसून नहीं आया उसकी वजह से इंपैक्ट हो गया, ड्रॉट पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, इन सब चीज़ों की वजह से फूड पे इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रहती है, मतलब हमेशा जो महंगाई है वो घटती बढ़ती रहती है। फ्यूल भी घटती बढ़ती रहती है क्योंकि ये भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और जियो पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है कि जैसे रशिया वॉर जब स्टार्ट हो गया था तो उसकी वजह से जो फ्यूल की जो प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, मतलब फ्यूल पे इन्फ्लेशन हो गया था। तो हमने कोर इन्फ्लेशन बना दिया। उसमें क्या करा हमने कि फूड और फ्यूल को अलग कर दिया, क्योंकि इन सारों की वजह से, मतलब सारा ही पूरा इन्फ्लेशन ही हमें ज़्यादा दिखता था। पहले हम लोगों ने फूड और फ्यूल को अलग कर दिया, उसे हमने क्या दिया कि ये नॉन फ्यूल जो इन्फ्लेशन है उसे क्या दिया हमने? कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है कि सारे इन्फ्लेशन को मिला के, मतलब फूड फ्यूल को मिला के प्लस कोर इन्फ्लेशन को मिला के जो टोटल इन्फ्लेशन है उसे हेडलाइन इन्फ्लेशन। और हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन को कितना रखना है? हमें रखना है 4%। पर ये रख नहीं पा रहे क्योंकि फूड इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो वही इसमें आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कहते हैं कि इससे जो हाउस होल्ड की एक्सपेक्टेशन को भी झटका तो लगता ही है, प्लस में मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी भी घटती है, क्योंकि लोगों को फिर लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब एमपीसी ही ढंग से काम नहीं कर पा रही, अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बना पा रही, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पर इन्फ्लेशन तो ये फूड की वजह से है। तो मतलब
यही बात किसने जाहिर की है? ये जाहिर की है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने। तो एलिवेटेड फूड प्राइसेस ही स्ट्रेस हैड नॉट ओनली स्लोड डिसइन्फ्लेशन इन द अप्रैल जून क्वार्टर बट ऑल्सो एक्सटेंडेड द मोमेंटम इनटू जुलाई। इसमें यह बात की है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने कि जो फूड इन्फ्लेशन है इसकी वजह से ये अप्रैल से जून वाला क्वार्टर है वहां पे तो इन्फ्लेशन रहा ही, प्लस उसके बाद स्पिल ओवर होके जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर में भी रहा है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी रहने के चांसेस है। मतलब एक तरीके से स्पिल ओवर इम्पैक्ट भी होता जाता है। ठीक है, तो क्वार्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं। एक हो गया अप्रैल मई जून वाला, फिर हो गया जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देन जनवरी फरवरी मार्च। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, अब इसी बात को जो इन्होंने अपनी बातें कही इसको एक तरीके से उस पर वेटेज डालने के लिए इन्होंने क्या करा कि कुछ अपना डेटा रखा है। डेटा क्या रखा है? इन्होंने ये बताया कि टोमेटो के जो प्राइसेस हैं वो 62% बढ़ गए हैं पहले से। अनियन के जो प्राइसेस हैं वो अराउंड 23% बढ़ गए हैं, महंगे हो गए हैं। और जो पोटैटो के प्राइसेस हैं वो भी 18% बढ़ गए हैं। मतलब इन्होंने ओवरऑल यही बात करने की कोशिश कर गई है कि जो फूड इन्फ्लेशन है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है। तो फूड इन्फ्लेशन होने की वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, और जब ओवरऑल इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है कि ढंग से काम कर भी पा रही है कि नहीं कर पा रही। तो फूड प्राइसेस विद अ वेट ऑफ अबाउट 46% इन द ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका जो ओवरऑल जो वेट है उसका 46% तो अकेले फूड है। और जब इस पे इम्पैक्ट आता है तो इसका मतलब सीपीआई के इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आता है। जब सीपीआई का इन्फ्लेशन होता है इसी को तो हम लोग रियल इन्फ्लेशन मान के चलते हैं। मतलब यही इन्फ्लेशन के बारे में तो हम लोग हमेशा अपने डे टू डे लाइफ में जिक्र करते हैं। तो कुड नॉट अफोर्ड टू बी ओवरलुक नॉट जस्ट फॉर द इम्पैक्ट ऑन हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब देखिए कि जो फूड इन्फ्लेशन है इसकी वजह से हेडलाइन इन्फ्लेशन पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन है फूड इन्फ्लेशन प्लस कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो फूड इन्फ्लेशन की वजह से हेडलाइन इन्फ्लेशन पे तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, बट ऑल्सो more significantly because consumer related the most to the impact food prices had on month household budget। इसमें यही बात कही है कि इससे हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही है, प्लस फूड इन्फ्लेशन की वजह से तो सीधा लोगों को डे टू डे खर्च में मतलब उसमें उनको डिफरेंस दिखने लग जाता है, सीधा उनको असर करता है फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि फूड तो सब लोग यूज करते हैं। तो इसमें जब बढ़ोतरी होती है, जब वेजिटेबल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट इसका झेलने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे सजेशन डज नॉट मेक मच सेंस। मतलब इसमें आरबीआई एक रिब्यूटल दे रहे हैं। किसका रिब्यूटल दे रहे हैं? क्योंकि आज से कुछ मंथ पहले एक इकोनॉमिक सर्वे जब इकोनॉमिक सर्वे निकला था तो उसमें आरबीआई के गवर्नर को सजेशन दिया गया था कि आप जो फूड इन्फ्लेशन है इसको अलग कर दो इन्फ्लेशन टारगेटिंग से। इसलिए अलग कर दो क्योंकि फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो आप उसको अलग कर दोगे तो आप बाकी चीज़ों पे ध्यान दे पाओगे। पर आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि जब हम इसको अलग कर देंगे तो फिर फायदा ही क्या इन्फ्लेशन को टारगेट करने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो फूड इन्फ्लेशन की वजह से ही होता है लोगों को। अगर हम लोग उसी को हटा देंगे तो फिर हम लोग दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करके क्या ही कर लेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो एमपीसी क्रेडिबिलिटी फिर उतनी ज़्यादा रहेगी ही नहीं। नेक्स्ट स्लाइड है, एमपीसी वोटेड बाय 4-2 मेजॉरिटी टू होल्ड इंटरेस्टेड एंड फोकस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। अब एक यहाँ पे न्यू कीवर्ड है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। एक बार हम इसको भी समझेंगे। अब विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन है कि जैसे जब हमारी इकोनॉमी है वो सुस्त पड़ी रहती है, एकदम नॉर्मल पड़ी रहती है, तो उसमें हमें मनी सप्लाई बढ़ाना होता है। हम मनी सप्लाई बढ़ा के क्या करते हैं? मनी सप्लाई जब हम बढ़ा देंगे तो उससे लोगों के पास, पीपल के पास पैसे बढ़ेंगे। पीपल के पास पैसे बढ़ेंगे तो इसके बाद इनके साथ दो चीज़ें होगी। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा जो कि थोड़ा बहुत होना जरूरी भी है, प्लस इससे इकोनॉमी भी तो बढ़ता है। इकोनॉमी बढ़ेगा कैसे? क्योंकि लोगों के पास पैसे आएंगे, हाथ में पैसे आएंगे तो वो कुछ कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें खरीदेंगे, कुछ भी सामान खरीदेंगे, तो इकोनॉमी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उस पर काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। बट अभी हम लोग विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन करें, क्यों करें? क्योंकि इन्फ्लेशन तो पहले से ही बढ़ रखा है। जब ये पहले से ही बढ़ रखा है तो हम लोग ये विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन वाली पॉलिसी अपनाएंगे। तो यही है कि एमपीसी वोटेड बाय 4-2 मेजॉरिटी। 4-2 मेजॉरिटी क्यों? क्योंकि टोटल 6% की मेंबर की बॉडी है, तो 6 वोट्स हैं, उसमें 4 जो वोट है वो इस पक्ष में पड़े कि हमें विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन को कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज एमपीसी ऑल्सो रेज्ड प्रोजेक्शन फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन फॉर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर टू 4.4%। ठीक है, मतलब जुलाई से सितंबर वाला जो क्वार्टर है, मैंने आपको बताया कि एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर है, तो जुलाई से सितंबर वाले में क्वार्टर का जो प्रोजेक्शन है उससे 4.4% कर दिया है। ठीक है, अब इसका रियल डेटा आया नहीं है, आएगा। प्रोजेक्शन 4.4% कर दिया। पहले इन्होंने कितना रखा था? 3.8 रखा था, मतलब 60 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए। बेसिस पॉइंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1% इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट। 100 बेसिस पॉइंट
तो अगर 60 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया मतलब 0.6% बढ़ा दिया, तो 3.8 में 0.6 हम लोग ऐड कर देंगे तो 4.4% अब हम लोगों ने नया प्रोजेक्शन इसको रखा है। मतलब हम लोगों ने जितना सोचा था कि इतनी महंगाई होगी, अब उसको हमने बढ़ा के उसे 4.4% कर दिया। पहले हमने सोचा था कि 3.8% ही महंगाई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि द रेट पैनल ऑल्सो पॉजिटिव स्लाइटली फास्टर इन्फ्लेशन इन द थर्ड फिशल क्वार्टर। इसमें यही बात कही गई है कि थर्ड फिशल क्वार्टर में भी एक तरीके का इन्फ्लेशन रहने की उम्मीद है, और उसको भी 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया, मतलब 0.1% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 10 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 0.1%, मतलब 0.1% इसको बढ़ा दिया है। पहले उन्होंने 4.6% सोचा होगा, अब उन्होंने 4.7% कर दिया है। थर्ड क्वार्टर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला क्वार्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज क्लियर साइन दैट द नियर टर्म इन्फ्लेशन आउटलुक अपीयर्स लेस रीअश्योरिंग देन इट डिड जस्ट 2 months बैक। ठीक है, अब इससे यह तो पता चल रहा है कि हाल फिलहाल में जो आगे के कुछ महीनों में इन्फ्लेशन को हम लोग ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जितना हमने आज से 2 महीने पहले सोचा था उतना तो हम बिल्कुल इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट पैरा इज दिस फूड इन्फ्लेशन कैन हैव स्पिल ओवर इम्पैक्ट ऑन कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि फूड इन्फ्लेशन अलग है कोर इन्फ्लेशन से, कोर इन्फ्लेशन नॉन फूड है। बट ये जो कॉन्टिन्यूसली हम लोग फूड इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसकी वजह से एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट हो सकता है किस पे, नॉन फूड इन्फ्लेशन पे। सेकेंड चीज इज second thing is raise in mobile tariff recently may also add on to the नॉन फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसमें अब बात कही गई है कि अभी रिसेंटली जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जियो, उन्होंने अपना टैरिफ को बढ़ाया है। तो इस तरीके से बढ़ाएंगे तो वो भी तो एक तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग रिचार्ज ये सब करवाते रहते हैं। जब ये रिचार्ज कराएंगे तो हम लोग का जो बजट है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा। जब वो चेंज होगा मतलब उसमें भी इन्फ्लेशन होने के चांसेस है। तो क्या है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था, हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या था कि एक तो था फूड प्लस फ्यूल वाला। ठीक है, तो फूड तो पहले से ही बढ़ा हुआ था। एक था नॉन फूड वाला मतलब कोर इन्फ्लेशन। अब अगर ये भी बढ़ जाएगा और फूड तो बढ़ा ही हुआ है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन तो ऐसे भी और ज़्यादा बढ़ने के ज़्यादा ही चांसेस हैं। लास्ट थिंग इज पॉलिसी मेकर हार्टिंगली रीट्रेटेड, मतलब पॉलिसी मेकर्स ने फिर से अपने दिल से फिर से एक यही बात रिपीट करी, जब तक हम लोग प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं रखेंगे, जब तक हम लोग इन्फ्लेशन को मेंटेन नहीं रखेंगे, उसको टारगेट नहीं करेंगे, ये जो ग्रोथ है उसका ज़्यादा फायदा हमें मिलने वाला नहीं है। ये जो ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा टीनस मतलब अनसर्टेन होने वाली है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समअप करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।